नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने गांव-गांव जाकर चौपाल लगाने पर सख्त, मंत्री और अधिकारियों को दिए निर्देश। विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। सीएम ने संगठन पर भी की चर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी में दायित्व को लेकर बैठकों का दौर जारी, लेकिन अभी तक स्थिति नहीं हो पाई साफ। कांग्रेस ने साधा निशाना। दिल्ली डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आंदोलन। आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। हल्द्वानी की सड़कों पर उतरा कर्मचारियों का जनसैलाब। ओपीएस को लेकर छेड़ा बड़ा आंदोलन। एनएम ओपीएस के बैनर तले एकजुट होकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिमालय क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन को लेकर जताई चिंता। उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी ठाकुर ने नीति बनाने की मांग। उन्होंने पर्यावरणविद वांगचुक के आंदोलन का किया समर्थन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में धामी सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल चौपाल को लेकर मंत्री और अधिकारियों की उदासीनता पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाएं गांव तक कम समय में पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके पार्टी संगठन से भी इस विषय पर चर्चा की गई है, जिसमें सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने के लिए कहा गया। हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर जरूरत है, उस जरूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन देश से गरीबी तो नहीं गई, गरीब हटते चले गए। विपक्ष ने हमेशा हर वर्ग को केवल और केवल वोट बैंक समझने का घिनौना कार्य किया है। देश के साथ समझौतों पर समझौता किया, देश को बांटने का कार्य किया। पिछड़ा वर्ग 70 सालों से हक हकूक के लिए लड़ता रहा। 955 में कालेलकर कमीशन ने अपनी सिफारिश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की बात कही। देश में निवेश लाने के लिए हाईवे हो या एयरपोर्ट हो या पोर्टों की संख्या 2014 के मुकाबले अब हम 2014 से कुछ चीजों का जो है अगर दोनों के बीच में अगर अंतर निकालेंगे तो हमको साफ दिखाई देगा कि 2014 के मुकाबले आज हर चीज दुगना तिगुना और 10 गुना 20 गुना 50 गुना की जो है सीधे सीधे वृद्धि हुई है। उत्तराखंड राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय महाअधिवेशन के इस प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विषय पर कांग्रेस को लेकर जुबानी हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। अब जब कांग्रेस हाशिए पर है तो सत्ता में आने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पास करवा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को जो बीते दिन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ था, उस महाअधिवेशन में कांग्रेस ने उत्तराखंड को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस पुनः सत्ता वापस करती है तो उत्तराखंड राज्य को पूर्व की भांति ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये विशेष जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, विशेष पैकेज भी दिया गया था। और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब केंद्र में थी
वो उन्हीं के समय में बाद में वो समाप्त हुआ था, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हिमालयन राज्यों का तेज़ी से विकास हुआ है, क्योंकि स्वयं मोदी जी का इन राज्यों के प्रति विशेष लगाव है। इस राज्यों के लोग आगे आएँ और सभी क्षेत्रों में उनका प्रतिभाग हो, सभी क्षेत्रों में वो आगे बढ़े, तो उसके लिए काम हो रहा है। उत्तराखंड हो या हमारे हिमालयन राज्य हो, सबका विकास तेजी से हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से ही संचालित किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि पौड़ी के विकास के लिए 2 बार पहले भी बैठक की जा चुकी है और वहां की सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। सीएम ने कहा कि पौड़ी में मंडल कार्यालय संचालित होने से वहां के विकास को भी पंख लगेंगे, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि पौड़ी में जल्द से जल्द बेहतर तरीके और से मंडल कार्यालय को चलाया जाएगा। पिछले दिनों जब पौड़ी भ्रमण पर गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय हैं वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हों। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई है। चीफ सेक्रेटरी ने भी उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने भी उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो विकास है या उसके आसपास का विकास है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो। और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएँ हैं, वहाँ का एक बाईपास है, वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े, और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है, जिससे कि 4 धाम यात्रा में जाने वाले लोग या आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, वो पौड़ी की ओर भी रुख करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्वकर्मा भवन सचिवालय में राज्य में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक की। राजस्व प्राप्ति के आर्थिक स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के अलावा राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में चिंतन मनन और समीक्षा करने के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। धामी ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्षों में जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उसको लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उस पर उसके सापेक्ष प्राप्ति को लेकर सभी अधिकारियों को कहा गया कि लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया जाए। अभी तक की सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है, और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है। और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही। बीजेपी द्वारा लगातार दायित्व बंटवारे की खबर इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन दायित्व बंटवारे को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि हालांकि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कार्यकर्ता इतनी मेहनत करके पार्टी की सेवा करता है, उनको उनका हक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यह राज्य से जुड़ा मुद्दा भी है। ऐसे में बीजेपी को जल्द ही दायित्व बंटवारा कर देना चाहिए। ये झुंझुना किसी कार्यकर्ता को पकड़ा ही नहीं जा रहा है, और ये कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर 5 साल पार्टी की सेवा करता है तो दायित्व उसको मिलना ही चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि इससे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में जो रुकावटें आती हैं वो दूर होती हैं, और जनहित के कार्य समय से अगर निपटे तो इसमें बुराई क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का भले ही ये अंदरूनी मामला है, लेकिन राज्य हित का भी मामला है, संवैधानिक संस्थाओं में सुचारू रूप से कार्य करने का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसको जल्दी से जल्दी निपटा करके अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने बदले की भावना से केंद्र सरकार पर कार्य करने का आरोप लगाया। इसी के तहत देहरादून में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आरपी रतूड़ी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर आरपी रतूड़ी का आरोप है कि मोदी सरकार दिल्ली में हो रहे ऐतिहासिक कार्यों से डर गई है और बदले की भावना से कार्रवाई पर जबरन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल में जाएंगे, सरकार कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी भयभीत हैं दिल्ली की व्यवस्था से, दिल्ली की अच्छी शिक्षा व्यवस्था से। भयभीत इतने कि उनको आने वाले चुनाव में लग रहा है कि अब केवल केजरीवाल मुकाबला करने वाले हैं। तो अब केवल जब 500 कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए थे साल भर से, और ना ही सिसोदिया जी का नाम चार्जशीट में है, ना ही अपराध की श्रेणी में है, तो आपने उनको अरेस्टिंग क्यों किया? केवल बंदे की भावना से अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की और भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। देश देख रहा है और आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। पंजाब में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक जेल जा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो जेल तो वही जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। और देश के लोगों ने इस बात को देख लिया है, टीवी पर भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लोग देख रहे हैं। तो अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए कितना धरना प्रदर्शन करेंगे आप? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ बदले की भावना और षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिस तरह पूरे देश में आम आदमी पार्टी लोगों के बीच अपनी जगह बना रही है, उससे भाजपा डर गई है और यही वजह है कि तरह तरह के षड्यंत्र कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीबीआई के माध्यम से जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी का जिस तरीके से झूठे इल्जामों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, ये एक भाजपा का एक तानाशाही रवैया है। और भाजपा सरकार का आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में पुतला फूंक रहे हैं और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के पुतले फूंकने के माध्यम से बताना चाहेंगे भाजपा सरकार को कि अब इनकी ये और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा। और जो अगर जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टेटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड।
राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देहरादून में बार एसोसिएशन के चुनाव की मतदाता प्रक्रिया जारी है। 9 पदों पर 39 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, लाइब्रेरियन, ऑडिटर सहित कई पदों पर चुनाव मतदान जारी है। इस बार देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर 3 और उपाध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जबकि 3488 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान में हमारे 11 पोस्ट के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें से 2 पोस्ट अनअपोज्ड पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 9 पदों के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, लाइब्रेरियन, ऑडिटर सहित कार्यकारिणी के सदस्यों के 9 पदों के लिए सुबह 9:30 बजे से मतदान चल रहा है और जो कि 5 बजे तक चलेगा। कुल 39 प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में हैं। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाले के निर्माण का टिक्कमपुर गांव के ग्रामीणों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार से मांग की है कि तत्काल नाला निर्माण के कार्य पर रोक लगाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से पहले से ही 2 नालों का निर्माण किया गया है, जिनसे पहले ही गांव का पानी दूषित हो रहा है। वहीं अब नगर पंचायत सुल्तानपुर 1 और नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसका सारा गंदा पानी उनके गाँव के तालाब में छोड़ा जाएगा, जिसके बाद गाँव के नलकूपों से निकलना वाला पानी और भी दूषित हो जाएगा। तालाब के अंदर ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे गांव में पहले से 2 नाले जा रखे हैं और उसी की वजह से पूरे गांव का पानी प्रदूषित हो चुका है, जो पीने योग्य पानी नहीं रहा। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ये जो नाले पहले से जो आ रखे हैं ये बंद करे जाएं और जो फिलहाल अभी मौजूदा कुनारी से जो कि दूसरी पंचायत बैठती है उसको वहाँ से एक नाला तैयार करके फिर दोबारा मेरे तालाब के अंदर छोड़ा जा रहा है, जो कि जिसकी वजह से और भी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ पैदा होने का खतरा हो रहा है। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद के डूडा ब्लॉक के सबसे बड़े गांव सिरिकोनगढ़ के लोगों ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत ग्राम वासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। ग्राम प्रधान जीतम रावत और महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, ग्राम वासियों ने एक बैठक का आयोजन कर शादी विवाह और चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया, जिसके अंतर्गत कोई भी परिवार या व्यक्ति विशेष अपने घर के शादी विवाह और चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब नहीं वितरित करेगा। अगर किसी भी परिवार विवाह एवं चूड़ाक्रम संस्कार कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिलती है तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा और परिवार पर 51,000 का जुर्माना दंड के रूप में लगेगा।
आज ग्राम पंचायत श्री में एक अहम बैठक बुलाया गया था, जिसमें महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, ग्राम सभा के नौजवान साथी, सम्मानित लोग आज बैठक में प्रतिभाग किया है। बैठक में ये फैसला लिया गया था कि गाँव में शादी, विवाह, चौड़ाकर्म आदि कार्यक्रमों में शराब पर प्रतिबंध करेंगे। जो भी व्यक्ति या परिवार ग्राम सभा में शराब लाएगा और गांव को वितरित करेगा, उस पर 51,000 रुपया दंडित किया जाएगा। तथा ग्राम सभा का ये कहना है कि उनकी शादी में या उनका कोई भी कार्यक्रम हो, उनकी शादी में ग्रामवासी कोई नहीं जाएगा। हमने ये ऐलान किया है और ये निर्णय सभी ग्राम सभा श्री के लोगों द्वारा किया गया है। पौड़ी पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग अभियान के दौरान 85 किलो अवैध गांजे का स्विफ्ट डिजायर कार में परिवहन करते हुए एक अभियुक्त को सिमड़ी पुलिस चेक पोस्ट घुमाकोट से गिरफ्तार किया। अभियुक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल का निवासी है। इस दौरान एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि क्षेत्र में लगातार नशे की सप्लाई सूचना मिल रही, जिसको देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। गांजे की कीमत लगभग 13 लाख रुपए है। अभियुक्त सरायखेत जनपद अल्मोड़ा से खरीदकर ऊंचे दामों में बेचने के लिए मुरादाबाद ले जाकर बेचता है। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। धूमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली, जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा, जिसकी बाजार की कीमत 13 लाख आंकी गई है, वो बरामद किया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह माल वह सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था। जनपद उत्तरकाशी के ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन पर एक फिर हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बार सर्दियों में बारिश न होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज फरवरी माह तक खत्म होने के बाद कई क्षेत्र में बर्फबारी नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के पर्यावरणविद और इंजीनियर सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी समर्थन किया। को लेके जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, जो हमारे जो है ना बैंक हुआ करते थे, आज ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं और पूरा हिमालय जो है खत्म हो गया। तो इसके लिए जो है ना एक ही मेरी सरकारों से मांग है कि भाई हमारे हिमालय नीति हमको बनाने पड़ेगी ग्लेशियरों को संरक्षण करने के लिए, हिमालय को संरक्षण करने के लिए। और सरकार से मैं बार बार ये कह रही हूँ, भाई हमारे से मैं ये कह रही हूँ कि जो उनकी अभी जो लद्दाख में जो साइंटिस्ट अभी जो बहुत बड़ी मुहिम वो कर रहे हैं, तो उनके साथ में हम भी खड़े हैं। हम जो है उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा समर्थन देते हैं और हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकारों से लड़ते रहे। होली के त्योहार को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने अभी से चौकसी बढ़ा दी है और सार्वजनिक वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछले दिनों पुलिस ने 1000 से ज्यादा शराब की बोतलों को पकड़ा था और होली के त्योहार से पहले होने वाली तस्करी को लेकर हिंट मिल गया था। ऐसे में पुलिस ने चेकिंग अभियान ने गति दे दी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मंडी समेत बाजार में पुलिसकर्मी अपनी नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पिछले 1 महीने से नैनीताल पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था और उसे कामयाबी भी मिल गई है। के त्योहार को ध्यान में रख के पिछले 1 महीने से शराब को लेकर अभियान चल रहा है, जिसमें 4 बड़ी सफलताएं हमें हाल में मिली हैं और ये अभियान आगे जारी रह रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो होली को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों की चेकिंग, बॉर्डर की चेकिंग, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और सत्यापन अभियान को भी अब लार्ज स्केल पे शुरू किया जा रहा है पुनः। इसमें होली को लेकर के सभी थानों को बताया गया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में मीटिंगें कर लें होली के त्योहार को लेकर के, और इसके अलावा जो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। जगह जगह पे हर थाना क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पे पुलिस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।
विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा। और जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स, उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुँच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के